ये सब क्या है नेहा? ये लता अभी क्या बोलकर गई है? पर ये लता आंटी तो ऐसी ही है, कुछ भी बोलकर चली जाती है। आप खामोखा ही उनकी बातों पर भरोसा कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भाभी, आपके काम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि अब हम आपकी बातों पर भरोसा करें। उस दिन भी मैंने आपको देखा था। आपने तो कहा था कि उनमें कीड़े लग रहे थे, फंगस लग गया था। लेकिन अब तो बाहर वाले भी बोल रहे हैं। देखिए माँ जी, दरअसल मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सबकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे। इसीलिए केमिकल वाला या फिर फ्रोजन वाला ऐसा कोई भी खाना मैं घर पर रखती ही नहीं हूँ। अरे हद होती है बहू, तुझे एक ही बात में और कितनी बार समझाऊं? जब से आई है तब से तो हमें सस्ता खाना खिलाने के पीछे पड़ी है। जैसे तैसे मैंने तुझे मना किया कि तू अब से रसोई में नहीं जाएगी, तो अब तू हमारा लाया हुआ सामान बाहर बेचने लगी है। अरे हमसे झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं तो आप सबके लिए ही सोच रही हूँ ना। और अगर उसी के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है तो माफ कीजिए, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती। देखो माँ, भाभी तो खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझ रही है। अरे एक तो इन्होंने गलती की है, ऊपर से गलती से ऐसे खुद को साफ निकाल रही है जैसे इन्हें हमारी कितनी चिंता होती है। जबकि ये तो हमें कुछ बताना या पूछना कभी जरूरी भी नहीं समझती। सिया, अरे इतना होने के बाद भी तुझे कोई शर्म नहीं आ रही? देख बहू, अब तक तो तूने बहुत मनमानी कर ली, और आज तक तूने जो भी किया है उसके लिए तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और ना ही उसके ऊपर कुछ बोल रही हूँ। पर आगे से ये गलती कभी ना हो, इसीलिए मैं तुझे बहुत प्यार से समझा रही हूँ। अब तू भी काफी समझदार है, इसीलिए मेरी बात को समझ जा, और यही तेरे लिए अच्छा भी रहेगा। फिर कुछ दिनों के बाद नेहा की बहन महक आती है। अरे क्या दीदी, आप भी शादी के बाद तो हमें भूल ही गई हो। आपको हमारी याद नहीं आती क्या? अरे बेटा, शादी के बाद कोई कैसे भूल सकता है? बस उसके पास दूसरों के हालचाल पूछने का समय ही नहीं रहता। और बहू, तेरी बहन तो इतने दिनों के बाद हमारे घर पर आई है, तो तुम दोनों बैठकर बातें करो, तब तक मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फिर वो दोनों बहनें बातें करने लगती हैं। अरे दीदी, आप 2 दिनों से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आपको पता भी है हम लोग कितने परेशान हो गए थे। अरे वो घर में पूजा थी ना, और बहुत से काम थे। लेकिन क्या हुआ है, कोई तुम लोग पूजा में भी नहीं आए। घर पर सब ठीक तो है ना? माँ की तबीयत कैसी है? आप चिंता मत कीजिए दीदी, माँ की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। पर माँ की दवाई आज रात की ही बची है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। और आप हो कि फोन ही नहीं उठा रही थी, और इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। माँ की दवाई लानी है ना। तभी सुधा वहां पर चाय और नाश्ता लेकर आती है। अरे ये क्या बहू, तू अपनी माँ को दवाई क्यों दे रही है? दरअसल माँ जी, मैं कभी छोटी है ना, तो उसे माँ की दवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं उनकी दवाई कहाँ से लाती हूँ। तो ये यहाँ पर वही पूछने आई थी। घर में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो टेंशन होना तो लाजमी है। एक काम कर बहू, तू अपनी बहन के साथ जाकर दवाई लेकर आ। ठीक है माँ जी। घर में सब ठीक ही चल रहा होता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब सुधा रसोई में जाती है, तभी ये क्या, ये तो एक डायरी है। लेकिन ये डायरी रसोई में क्या कर रही है? हे भगवान, इसमें तो पूरा हिसाब किताब लिखा है। बाप रे, बहू तो हर महीने कितने पैसे बचा लेती है। लेकिन मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इन बचे हुए पैसों का बहू क्या करती है। अब तो वो रसोई भी नहीं संभाल रही, नहीं तो मुझे पता चल जाता कि वो इन पैसों का क्या करती है। फिर कुछ दिनों के बाद सुधा अपनी बहू के कमरे में जाती है। अरे बहू, ये पैसे ले, और ये रही लिस्ट। तू बाजार जाकर सारा सामान लेकर आ। पूरे 8,000 रुपए है। बस 8,000 रुपए? लेकिन आपने तो कितनी लंबी लिस्ट दी है माँ जी, और उसके लिए ये पैसे बहुत ही कम है। और इसमें मैं सारा सामान कैसे ला सकती हूँ? और आप ही ने तो कहा था ना
कि अब रसोई का सारा काम आप ही देखोगी, तो अब आप मुझे सामान लाने क्यों भेज रही हो? क्योंकि जब तू घर संभाल रही थी ना, तब तो सस्ती सब्जियां और घर का बाकी का सामान सब कम पैसों में लाती थी ना। लेकिन मैं तो सब सामान इतना महंगा लाती हूँ, इसीलिए तुझे कह रही हूँ कि तू ही सामान लेकर आ। फिर उस सस्ते सामान को खाने लायक कैसे बनाना है, वो सब मैं देख लूंगी। अरे नहीं माँ जी, इतने कम पैसों में इतना सारा सामान मैं नहीं ला सकती, आप ही जाकर लेकर आइए। अरे ये तो कैसी बातें कर रही है बहू, मैंने देखा है तेरा हिसाब। अरे पहले तो तू 7,000 रुपये में सारा काम कर लेती थी, फिर यहाँ तो मैं तुझे पूरे 8,000 रुपये दे रही हूँ, और तू है कि उसमें भी मुझे कितने नखरे दिखा रही है। रुक जा, मैं तेरी डायरी अभी लेकर आती हूँ, फिर तुझे सब समझ आएगा। अरे नहीं माँ जी, आप तो गुस्सा हो रही हो। लाऊंगी मैं सारा सामान, इतनी सी बात के लिए हिसाब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आएगा मजा। बस 8,000 में बहू अगर इतना सारा सामान लेकर आ गई, तो मुझे पता चल जाएगा कि बहू ने हर महीने कितने पैसे खाए होंगे। दिन ब दिन नेहा की हरकतें सबको नजर आने लगती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन इस बारे में नेहा से कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर एक दिन, अरे नेहा, तुम घर के बाहर क्या कर रही हो? अरे मैं तो पास में ही जा रही थी, लेकिन आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और आपके हाथ में इतना सारा सामान क्यों है? अरे ये तो घर के ही जरूरतों का सामान है। हमारे घर में ये क्या हो रहा है? माँ जी तो कभी मुझे सामान लाने के लिए बोलती है, तो कभी खुद सब करती है, और आज तो सामान तुम लेकर आ रहे हो। अरे पिछले महीने तो सारा सामान तुम लेकर आई थी ना, और इस महीने मेरे पास कूपन पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही लेकर आता हूँ। अच्छा अब इसे जल्दी से पकड़ो, मुझे थोड़ा और सामान लाना है। पहले से ही कितना सारा सामान लेकर आए हो, तो अब और क्या रह गया है? अरे तुम पकड़ो तो सही, तब तक मैं सामान लेकर आता हूँ। फिर अर्जुन सामान लेने चला जाता है। इसे वापस आने में कम से कम आधा घंटा तो आराम से लगेगा, लेकिन उसके पहले मुझे इस सामान का हिसाब करना पड़ेगा। फिर नेहा पास के ही किराने की दुकान में जाती है, और तभी वहां पर पीछे से अर्जुन आ जाता है। अरे ये क्या, यह तो सच में नेहा मेरा लाया हुआ सारा सामान कम पैसे में किराने वाले को बेच रही है। इसका मतलब उस दिन माँ बिल्कुल सच कह रही थी। लेकिन नेहा इतने सारे पैसों का क्या करती है? और जो सामान हम ज्यादा पैसों में लाए हैं, उन्हें कम पैसों में बेचकर इसे क्या मिलता होगा? फिर कुछ दिनों के बाद नेहा अपनी सास के पास जाती है। अरे माँ जी, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके होकर आऊं। वैसे भी यहाँ रसोई का तो आप ही देख लेती हो, और अर्जुन भी घर की सारी जरूरतों का सामान लेकर आते हैं, और मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा सकती हूँ क्या माँ जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू। अगर तुझे अपने मायके की इतनी याद आ रही है, तो ठीक है, चली जा अपने मायके। पर मैं उम्मीद करूंगी कि अगर अब तक तूने हमसे कोई झूठ बोला हो या फिर कोई गलती की हो, तो उसे अभी सुधार दे बहू। अचानक से आप ये क्या कह रही हो माँ जी? मैंने कुछ किया है क्या? अरे नहीं बहू, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। फिर अगले दिन नेहा अपने मायके आ जाती है। अरे नेहा, तू यहाँ पर? लेकिन तूने बताया क्यों नहीं कि तू आने वाली है? अरे क्या माँ, आप भी, आपसे मिलने के लिए भी मुझे कुछ बताना पड़ेगा क्या? और वैसे भी मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी, पर इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे सीधा मिलने ही चली आऊं। तो मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई क्या? अरे कैसे नहीं होगी, तुझे देखकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे भगवान तुझ जैसी बेटी सबको दे, और तू तो शादी के बाद भी हम सब के लिए कितना सोचती है। क्या माँ, आप भी? अगर मैं आप लोगों के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? पर अब मैं यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रहूंगी, उसके बाद ही अपने ससुराल जाऊंगी। ठीक है बेटा, फिर ये हफ्ता तो मैं तेरी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। फिर एक हफ्ते के बाद नेहा वापस अपने ससुराल आती है। अच्छा हुआ बहू जो तू आ गई। अरे तुझे पता है,
जब से तू अपने मायके गई थी ना, तब से हमारा पूरा घर सूना हो गया था। सच में बहू, हम सब ने तुझे बहुत याद किया। अच्छा, अगर मुझे पहले पता होता कि आप सब लोग मुझे इतना याद करोगे, तो मैं अपने मायके जाती ही नहीं, या फिर जल्दी आ जाती। अरे नहीं बहू, तू तो मायके कितने दिनों के बाद गई थी, और अब उस पर भी हम तुझे जल्दी बुला लेते तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। अच्छा बहू, इस बार की पेंशन मैंने तेरे लिए रखी है, क्योंकि तू हमारे घर की लक्ष्मी है ना, तो ये मेरी पेंशन घर की लक्ष्मी के हाथ में ही जाएगी। थैंक यू सो मच पापा जी, आप मेरे लिए कितना सोचते हो। और नहीं तो क्या बहू, और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमने तेरे कमरे में भी कुछ सामान रखा है, जिसमें नई नई साड़ियाँ और सूट भी रखा है। सारा सामान तेरी पसंद का ही आया है, तो उसे भी एक बार देख लेना। आप बहुत अच्छे हो पापा जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने इतना सब अपनी बहू के लिए किया है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, जैसे मेरे लिए सिया है वैसे ही तू ही है, और हम सब तो एक ही परिवार है ना। और अगर हम तेरे लिए इतना सोचते हैं, तो तू भी तो हम सब के लिए कितना सोचती है। हमें सस्ता लेकिन कितना अच्छा खाना खिलाती है, हमारी सेहत के भी बारे में सोचती है। अरे हम सब ने तो तुझे कितनी बार गलत कहा, ऊपर से तुझे कितना सुनाया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी तू हमारे लिए कितना सोचती है। पापा जी। अरे क्या हुआ बहू, तेरा मुंह अचानक से इतना मुरझा क्यों गया? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं पापा जी, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन आपका ये प्यार देखकर मुझे अपने पापा की याद आ गई। अरे कोई बात नहीं बहू, और मैं तुम्हारा पापा ही हूँ। अच्छा अभी अभी तो आई है ना, तो थक गई होगी। जा बेटा, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले। फिर उसी शाम नेहा हाथ में थैली लेकर दुकान पहुंचती है। अरे भैया, ये सारा सामान आप कितने में लोगे? ये साड़ियाँ तो काफी महंगी लग रही है बेटा, और आप तो हर बार नई नई साड़ियाँ और घर का सामान क्यों बेचने आ जाती हो? भला इसमें आपका क्या फायदा होता है? वो सब छोड़िए भैया, और आप तो बस सामान के पैसे बताओ। तभी वहां पर मोहन आता है, और उसे देखकर नेहा घबरा जाती है। पापा जी आप यहाँ पर? हाँ बहू, अभी के अभी ये सारा सामान घर लेकर चलो। मुझे बीच बाजार में कोई बात नहीं करनी, घर चलकर ही हम सारी बातें करेंगे। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं, और सभी लोग नेहा को गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। क्या सोच रही है बहू, कि अब कौन सा झूठ बोलूं? है ना? अरे नहीं माँ जी, दरअसल मैं तो इन सभी चीजों का दाम पता करने गई थी। अरे झूठ बोलने की भी हद होती है बहू। अरे ये सब तो हमने बस तुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए किया था, क्योंकि तुम्हारा झूठ हमें पहले से ही पता चल गया था। अरे हमें तो ये बात भी पता है कि उस दिन भी तूने अर्जुन का लाया हुआ सारा सामान कम दाम में बेचा था। ऊपर से तेरी सास को रसोई में तेरी डायरी भी मिली है, और उसमें तो साफ साफ पता चलता है कि तूने सारा सामान कितने पैसों का लाया, और बचे हुए तो कितने पैसे खा रही है। इसीलिए अब भी बता रहे हैं, कोई झूठ मत बोलना, जो है वो सच सच बताना। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, दरअसल मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि मुझे नौकरी करनी है, लेकिन आप सब ने मुझे मना कर दिया। मुझे अपने मायके को सपोर्ट करना था। माना कि वहां पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, पर मैं तो उस घर की बड़ी बेटी हूं ना, तो मैं उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती ऐसे। इसीलिए मैं यहाँ से पैसे बचाकर उन्हें दिया करती थी। हे भगवान, सच में बहू, मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि तू अपने मायके के बारे में इतना सोचती है इसलिए तेरी तारीफ करूं, या फिर तूने अपने ससुराल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा उसके लिए तेरी क्लास लगाओ। अरे अब तो तेरी शादी हो गई है, तो तुझे अपने ससुराल के बारे में भी सोचना चाहिए था। अरे हम तो इतने दिनों से बस तेरे लिए इतना सस्ता और चीप क्वालिटी का खाना खा रहे थे, क्योंकि वो खाना तुझे अच्छा लगता था, और हम तेरा मन दुखाना नहीं चाहते थे। लेकिन तूने तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि अगर इन लोगों को ये सब्जियां पसंद आती है तो इन्हें यही बनाकर खिला दूं। अरे तुझे तो हमारी कोई भी नहीं पड़ी।
बस अपने मायके वालों के ही बारे में सोचती रही। और क्या मिला तुझे ये सब करके? तूने तो पैसे कमा लिए, लेकिन हमारा इतना महंगा और क्वालिटी वाला सामान तूने कम दाम में बेचा और हमें एकदम चीप क्वालिटी का खाना खिलाया तूने। और ये तूने बहुत गलत किया है बहू। अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुझसे अब कोई सफाई नहीं चाहिए बहू। और तुझे अपने मायके वालों के लिए इतना ही करना था तो उस दिन हमें सब साफ साफ बता देती ना। हम तुझे ऐसे थोड़ी ना रोकते, लेकिन तुझे तो झूठ बोलकर अपने ससुराल वालों का नुकसान करना था। लेकिन अब बहुत हो गया, अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुझे नौकरी करके अपने मायके वालों के लिए कुछ करना है तो तू कर सकती है, पर आगे से हम सस्ता खाना नहीं खाएंगे। और अगर तुझे नौकरी करनी ही है तो घर का सारा काम करके करना होगा। अरे अब तक तो तूने हमें बहुत परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं। और हाँ, अब से खाने में तेरी चीप क्वालिटी का सस्ता सामान नहीं चलेगा। सारा सामान हम ही लेकर आएंगे और तू वही खाना बनाएगी जो हमें पसंद है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सबके सामने नेहा का सच आ जाता है। फिर उस दिन के बाद से नेहा वो सस्ता खाना बनाना छोड़ देती है और नौकरी करके अपने मायके वालों की मदद भी करती है। अब लीला रीवा के पेट को छूने ही वाली होती है कि तभी रीवा झट से चिल्ला पड़ती है। माँ, मुझे उल्टी जैसे हो रहा है। क्या? हे भगवान! फिर रीवा फौरन बाथरूम चली जाती है। मैं तो बाल बाल बच गई। अगर माँ मेरे पेट को हाथ या कान लगाती तो उन्हें महसूस हो जाता कि मेरे पेट पर तकिया लगाया हुआ है। अरे बिटिया, तू ठीक तो है ना? दरवाजा क्यों बंद किया? मैं तेरी पीठ पे हाथ फेरती तो तुझे आराम मिलता ना। अरे नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। इस तरह रीवा का भांडा फिर से एक बार फूटने से बच जाता है। अब तो मेरा लगभग 7वां महीना होने आया है, तो मैं अब अपना मैटरनिटी शूट कराऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे आजकल की बाकी प्रेग्नेंट औरतें करती हैं। हे भगवान, ये आजकल की औरतें भी ना। अरे भाभी, आप तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि आप पता नहीं कितने ही पुराने जमाने की हो। अरे कर लो बाबा, कर लो, अपनी मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लो। वैसे भाभी, वैसे आप तो बहुत ही अच्छा मेकअप करती हो, इसलिए उस दिन भी आप ही मेरा मेकअप करना। और मैं बाहर किसी से शूट करवा कर पैसे खर्च नहीं करने वाली। आप ही मेरी फोटोज खींच देना, घर के घर में ही शूट करेंगे। ठीक है रीवा, जैसा तुम कहो। अब रीवा अपना पेट दिखाते हुए फोटोशूट करती है और वो अब सारे फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। बहुत बोल रही थी ना वो मेरी नालायक सहेलियां। अब देखना, मेरा ये प्रेगनेंसी फोटोशूट देखकर सबके सब जल जल कर राख हो जाएगी। अब रीवा की गोद भराई का दिन आ जाता है, जिसके लिए वो बहुत अच्छे से सजती है। पूरा घर सजाया जाता है और पूरा परिवार एक साथ आता है। अरे वाह, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। तुझे और तेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। ये ले बहू, तेरा शगुन। वाओ, इतने सारे तोहफे और मिठाइयाँ, वो भी फ्री फंड में। इस नाटक के चलते तो मेरे दिन दुगनी और रात चौगुनी हो गई। क्या कहा? ओ तेरी, ये गड़बड़ी में मैंने क्या बोल दिया? ओफो रीवा, तू भी ना एक नंबर की छल्ली है। रीवा के मुंह से ये बात सुनकर सबके सब एकदम चौंक जाते हैं। ये रीवा भी ना एक दिन मुझे मरवा कर ही मानेगी। ये तू क्या बोल रही है बहू? कौन से नाटक के चलते? वो सॉरी माँ जी, वो मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी ना, इसीलिए कुछ भी बोल गई। सच में तू तो एकदम पगलेट ही है। शायद नाटक शब्द तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है रीवा, इसीलिए ये बार बार तुम्हारी जबान पर आता रहता है। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुझे अपने मुंह पर काबू रखना होगा। खैर, जो भी हो, इस प्रेगनेंसी के नाटक के चलते मुझे तो बहुत आराम मिल रहा है। ऊपर से तोहफे मिल रहे हैं, वो बात अलग। सच में बहुत मजा आ रहा है। गोद भराई के फंक्शन में रीवा की बहुत पुरानी सहेली अमृता भी आती है। रीवा चल ही रही होती है
कि उतने में वो देखती है कि उसके पेट पर जो तकिया था वो अब है ही नहीं। अरे ये क्या, ये तकिया कहाँ चला गया? अभी अभी तो मेरे पेट पर ही था। लगता है कहीं गिर गया होगा। उतने में उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बाप रे, लगता है कोई यहीं पर आ रहा है और यहाँ तो मैं कहीं छुप भी नहीं सकती। क्या करूँ क्या करूँ? तभी रिवा की नजर डेकोरेशन किए हुए गुब्बारे पर जाती है और वो उसमें से एक गुब्बारा निकालकर अपने पेट पर लगा देती है। हेलो रिवा। अरे अमृता, तू यहाँ पर? अमृता अब रिवा के गले लगती है और दबकर वो गुब्बारा फट जाता है और ये देखकर अमृता के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या रिवा, इसमें तो गुब्बारा था। इसका मतलब तू ये सब नाटक कर रही है? हाँ अमृता, ये सब एक नाटक ही है। हे भगवान, लेकिन तू ये सब क्यों कर रही है? अब तुझसे मैं क्या छुपाऊं अमृता, तू तो मेरी पक्की सहेली है। वो दरअसल बात ये है। फिर रिवा अमृता को सारा सच बताती है कि आखिर वो ये सब नाटक क्यों कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ अमृता, लेकिन तुझे मेरी कसम, तू ये सच किसी को नहीं बताएगी। नहीं रिवा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और तू चिंता मत कर। मैं तेरी सहेली हूँ और वैसे भी तू जो कुछ भी कर रही है वो अपनों की खुशी की खातिर कर रही है, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तुम बच्चा पैदा करो या उसे गोद ले लो, आखिर माँ तो माँ ही होती है। थैंक यू सो मच यार। यू आर मोस्ट वेलकम बहना। लेकिन तू यहाँ पर कैसे और दिल्ली से कब आई तू? अरे बाबा, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। ऑफिस की छुट्टियां है ना, इसीलिए। और ऐसे में मैंने तेरे प्रेगनेंसी वाले फोटोज देख लिए सोशल मीडिया पर और फिर तेरी गोद भराई के बारे में सुना, इसीलिए चली आई तुझसे मिलने। ये ले, ये तेरे लिए मैंने तोहफा लाया है। थैंक्स अमृता। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और 9वां महीना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते 9वां महीना भी आ गया। अब बस कुछ दिन और, उसके बाद हमारे घर में रौनक ही रौनक छा जाएगी। बहू, समर बेटा, मेरी इच्छा है कि बच्चा होने से पहले तुम दोनों हमारे गांव के कुलदेवी के दर्शन करके आओ। उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा एकदम से सही सलामत पैदा हो। ठीक है पापा, जैसा आपको हो। वैसे भी डॉक्टर ने बच्चा होने की तारीख 15 दिनों के बाद की दी है और हम तो 2 दिन में वापस भी आ जाएंगे। हाँ समझ, उतना ही वातावरण में बदलाव भी होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। पर समर के पापा, इन दोनों को अकेले मत भेजो, हम दोनों भी जाएंगे इनके साथ। नहीं कावेरी, 2 दिन बाद मेरी आई अपॉइंटमेंट है और मेरा डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है ना, हर साल में एक बार मुझे आंखों का चेकअप करना ही पड़ता है। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं रीवा का अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसे खुद से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं करूंगा। ठीक है बेटा। समर और रीवा अब गांव में कुलदेवी के दर्शन करने जाते हैं और वहां से निकलते समय उन्हें मंदिर के चौखट पर एक छोटी टोकरी दिखाई देती है जिसमें एक प्यारा सा बच्चा होता है और उसे देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो एक नवजात बच्चा है, लेकिन ये इसे मंदिर की चौखट पर किसने छोड़ा होगा इसे? लगता है इसके माता पिता को बच्चा नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसे भगवान के पास रख दिया। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। सही कहा तुमने बेटा। एक औरत है जिसका नाम उर्मिला है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने अभी 2 दिनों पहले ही इस बच्चे को जन्म दिया है, तो वो बेचारी तो इस बच्चे को नहीं पाल पाएगी, इसलिए वो इसे यहाँ पर छोड़ कर गई है और मैं अब इसे गांव में अनाथ आश्रम में देने वाला हूँ। अरे नहीं पंडित जी, ऐसा मत कीजिए। इस बच्चे को कहीं मत दीजिए, हम गोद लेंगे इसे। समर, लगता है कुलदेवी माता ने हमारी मदद की है। 15 दिनों के बाद वैसे भी हम बच्चा गोद लेने ही वाले थे। देखो किस्मत ने क्या खेल खेला है। हम बच्चे को चुने, उससे पहले ही बच्चे ने हमें चुन लिया और वो हमारे पास आ गया। हाँ रिवा और पंडित जी,
दरअसल मेरी बीवी बांझ है, इसीलिए हम इस बच्चे को गोद लेंगे। वाह, क्या अच्छे विचार है तुम दोनों की। तुम दोनों भले लोग हो। ले जाओ इसे और इसे एक नई जिंदगी दे दो। रीवा उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और वो उसके माथे को चूमती है। अब से ये हमारा बेटा है ना बाबू? समर और रीवा उस बच्चे को लेकर शहर चले जाते हैं और उस बच्चे को देखकर कावेरी और भानु एकदम से चकित हो जाती है। मुबारक हो माँ जी, आपको पोता हुआ है। ये देखिए। क्या? मेरा पोता? लेकिन ये कब हुआ? और तुम दोनों ने बताया भी नहीं। अरे माँ, डॉक्टर ने तो 15 दिनों के बाद की तारीख दी थी, लेकिन रीवा को तो गांव में ही लेबर पेन शुरू हो गया और इसे अस्पताल भर्ती करना ही पड़ा और थोड़ी ही देर में बच्चा भी हो गया। मैंने आप लोगों को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव में कोई नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैंने सोचा सबको घर आकर सरप्राइज दे दूं। चलो अच्छा ही हुआ। और कावेरी, हमारा पोता लाओ मेरे पास। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। अब रीवा के मायके वाले भी बच्चे को देखने के लिए आते हैं और सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे लगा ही था बेटा कि तुझे लड़का ही होगा। मुझे सुबह सुबह ही सपना आया था और वह सच हो गया। अब बच्चे का नामकरण किया जाता है और उसका नाम अंश रखा जाता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद, अरे बहू, अंश के नए नक्श कितने अलग हैं। हमारे परिवार में से तो यह किसी पर भी नहीं गया। क्यों समर के पापा? अरे कावेरी, अभी तो बस ये कुछ ही दिनों का है, इसे कुछ महीने होने दो, तब पता चलेगा कि ये किस पर गया है। तुम भी ना। हाँ माँ जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। सबको अंश से बहुत लगाव हो जाता है, कोई भी उसके बिना नहीं रह पाता। रीवा और समर भी अंश को बहुत प्यार देते हैं। फिर एक रात जब रीवा फोन पर बात कर रही होती है, तभी अंश का प्राइम कमरे के बाहर निकलकर सीढ़ियों के पास चला जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि उतने में भानु उसे बचा लेता है। बाप रे, अगर ये प्राइम सीढ़ियों से नीचे गिर जाता तो ना जाने आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है? अरे तुम तो अंश को बस प्राइम या पालने में रखकर छोड़ देती हो। इसे तो बस फोन पर ही बात करने को दे दो, निकम्मी कही की। माफ कीजिए माँ जी, मुझे लगा अंश प्राइम में है और वो खिलौनों के साथ खेल रहा है, लेकिन अब से मैं उस पर ध्यान रखा करूंगी। अरे तू तो बस बोलती ही रहती है, लेकिन अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो मैं तेरी चटनी बना डालूंगी। नालायक कही की। अंश हमारी जान है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग मर जाएंगे। जी माँ जी, जानती हूँ मैं। आइंदा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर से एक बार आपसे माफी मांगती हूँ। अब ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और अब अंश का पहला जन्मदिन आता है। तभी अचानक से कावेरी को उसकी गांव की सहेली राजेश्री का कॉल आता है। बधाई हो कावेरी, तेरे पोते का पहला जन्मदिन है ना? उसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने स्टेटस देखा तुम्हारा जो तुमने व्हाट्सएप पे लगाया था। धन्यवाद राजेश्री। मैं अब थोड़े ही दिनों के बाद अंश को लेकर गांव आने वाली हूँ, कुलदेवी के दर्शन के लिए। वैसे कुलदेवी से याद आया, जब 9वें महीने में तुम्हारी बहू यहाँ पर आई थी, तब मैं भी मंदिर में मौजूद थी और मैंने सब कुछ देखा था। तुम्हारी बहू और बेटा पंडित जी को बता रहे थे कि तुम्हारी बहू बांझ है, इसीलिए वो लोग मंदिर में रखे गए बच्चे को यानी अंश को गोद ले रहे हैं। असल में तो वो बच्चा हमारे गांव की उर्मिला का है, जिसका पति मर गया था 1 साल पहले। उसी का बेटा है वो। क्या? हाँ कावेरी, मैंने तुम्हारे बेटा बहू को आवाज भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने शायद नहीं सुना और वो दोनों आगे निकल गए। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम लोगों ने किसी पराई के बेटे को अपना भी मान लिया। सारी सच्चाई सुनकर कावेरी अब हैरान रह जाती है। फिर वो फौरन रीवा और समर के पास जाकर उन्हें सब बताती है। समर, खा मेरी कसम और सच सच बता मुझे कि ये बच्चा तेरा है या फिर किसी और का है। अरे माँ,
वो अगर तूने झूठी कसम खाई तो मेरी जान चली जाएगी। बता जल्दी। हाँ माँ, ये बेटा हमारा नहीं है, गांव की उर्मिला का ही है। राजेश्री काकी ने आपको सब सच ही बताया है। क्या? इसका मतलब तुम दोनों ने 9 महीने नाटक किया? बहुत गलत किया है तुम दोनों ने। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा। आप सब मुझे और समर को बच्चा करने के लिए कह रहे थे और उसी दबाव में आकर मैंने और समर ने बच्चा भी प्लान किया, लेकिन मैं गर्भवती ही नहीं हो रही थी। जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे अतीत में हुए एक एक्सीडेंट के बाद मैं बांझ हो चुकी हूँ। और रीवा का बांझ होना आप सबके लिए काफी हैरानी वाली बात होती। अब सभी लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या सरोगसी या फिर गोद लिए हुए बच्चे को नहीं स्वीकारते, इसलिए हमें ये झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करना पड़ा। और रीवा ने 9 महीनों तक पेट पर तकिया लगाया था। क्या? हाँ माँ जी, मानते ही कि हमने गलत राह चुनी, पर माँ जी, माँ बनने के लिए बच्चे को जन्म दो, ये जरूरी है क्या? बिना जन्म दिए भी मैं माँ बन सकती हूँ। जैसे हम किसी पालतू जानवर को पालते हैं, तब हम उसके माता पिता ही बन जाते हैं। हम उसे जन्म तो नहीं देते, पर फिर भी वो हमें अपने बच्चे जैसा ही लगता है। हाँ माँ पापा, अंश को भले ही दूसरी माँ ने जन्म दिया है, लेकिन हमने उसे अपने बच्चे की तरह ही माना है और वो अब हमारा ही बेटा है। हाँ माँ जी, ये हमारा कान्हा है, मैं इसकी यशोदा मैया और समर इसके नंद बाबा। लेकिन माँ पापा, अगर आप लोगों को इससे कोई एतराज है तो हम अभी इसे यहाँ से लेकर जाते हैं। चलो रीवा। हाँ समर, तुमने सही कहा। अरे नहीं, रुक जाओ। हाँ बच्चों, हमारे अंश को कहीं लेकर मत जाओ। हम दोनों अंश के बिना नहीं रह पाएंगे। अरे आज तो तुम दोनों ने हमारी सोच ही बदल दी। हमें माफ कर दो बच्चों। हाँ बच्चों, और हमारे पोते को हमसे अलग मत करो। रीवा और समर भी अब भावुक हो जाते हैं और इस तरह बाद में वो सब अंश के प्रति प्यार के चलते उसे खुद से दूर नहीं कर पाते और सभी उसे प्यार से अपनाते हैं। अभिनव और सानिका के जाने के बाद मंजू काफी चिंता में पड़ जाती है। अभिनव तो चला गया, लेकिन पता नहीं घर खर्चा कैसे चलेगा और घर के बाकी के काम कैसे होंगे। अरे माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? पापा की पेंशन तो आ ही रही है ना। और रही बात कामों की, तो सानिका के आने से पहले हमारे घर पर जो काम वाली आती थी, आप उसे ही फिर से बुला लीजिए। हाँ माँ, विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप ही तो बोल रही थी ना कि जाने दे इस अभिनव को। इसे क्या लगता है कि इसके बिना घर चल नहीं पाएगा क्या? और अब उसके जाने के बाद आप ही ये सब बोल रही हो। अरे बेटा, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, लेकिन तुम्हारे पापा की पेंशन से पूरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। हम 4 लोग हैं। देखिए दामाद जी, अब आप ही को पैसे देने होंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या? हाँ दामाद जी, आज तक मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा है, लेकिन अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। आप भी सोचिए ना कि मैं पेंशन के पैसों से क्या क्या संभालूंगी। अरे माँ, इतनी घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? साफ साफ कह दीजिए कि आपको हम तीनों अब बोझ लगने लगे हैं और इसीलिए आप हमसे पैसे वसूलना चाहती हो। अरे नहीं लावण्या बेटा, ये तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ। जाने दो विक्रम, हम भी यहाँ से निकल जाते हैं, रह लेंगे किसी छोटे मोटे किराए के मकान में। पहले वो दोनों चले गए और अब हमारी बारी है। और पहले उनके ताने सुनते थे और अब आप हमें ताने दे रही हो। हाँ लावण्या, तुम सही कह रही हो। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा कि तुम तीनों मेरे लिए बोझ बन गए हो? अरे तुम लोग तो मेरे जिगर के टुकड़े समान हो। और रही बात पैसों की, तो मैं तेरे पापा के पेंशन से ही सब कुछ संभालूंगी। तू उसकी फिक्र मत कर बेटा।
लेकिन ये घर छोड़कर जाने की बात आइंदा से मत निकाल, क्योंकि ये घर तेरा ही है बेटा। ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हो तो रुक जाते हैं। इस तरह से लावण्य फिर एक बार मंजू को अपनी भावनाओं में उलझाकर उसे चुप करा देती है। वही दूसरी तरफ सानिका और अभिनव उसी मोहल्ले में घर ले लेते हैं और तभी उन्हें मिलने के लिए भानुमति और कमलेश आते हैं। सानिका बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि कुछ बातों को टाल देगी तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन तूने वो नहीं किया। अब भी वक्त है, जा बेटा, जाकर अपनी सास और ननंद से माफी मांग ले। और दामाद जी, परिवार के बिना इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ कि आप दोनों ने ये फैसला गुस्से में लिया है, लेकिन इसका आगे जाकर आपको बहुत पछतावा होगा। नहीं माँ, मैं किसी से भी कोई माफी नहीं मांगने वाली। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कीजिए, लेकिन मैं भी माफी नहीं मांगूंगा। जो कुछ भी हुआ है उसमें दीदी और माँ ही गलत है। बेचारी सानिका ने तो उन दोनों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे ही अकड़ दिखाई। और रही बात मेरी, तो मैं तो उस घर का बेटा हूँ, लेकिन वो लोग तो मेरे साथ भी पराये की तरह पेश आते हैं। और माना कि हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वही बड़े गलतियां करने लगे तो उस गलत के खिलाफ आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है माँ। लेकिन बेटा, ये सब। भानुमति, तुम तुम्हारी घटिया सोच अपने पास ही रखो। सानिका और दामाद जी ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे, अपने आत्मसम्मान को त्यागना सबसे बड़ी गलती है। और बच्चों, तुम दोनों अब नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ है और वही बहुत है। और अपने इस छोटे से संसार में खुश रहो। आज तक तुम दोनों ने बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं। हाँ पापा, आपने सही कहा। एक बार अगर माँ जी हमारे बारे में भी सोच लेती तो ये सब होता ही नहीं। अरे जाने दो ना सानिका, पापा जी ने कहा है ना, पिछला सब कुछ भूल जाओ। और रही बात माँ की, तो माँ ने तो हमें रोका भी नहीं, तो तुम उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? इतना बोलकर अभिनव ऑफिस के लिए निकल जाता है। माँ पापा, मैं तो उस घर की बहू हूँ, लेकिन अभिनव, वो तो उस घर का बेटा है। अरे जब मेरे ही मन पर इतनी ठेस पहुंची है तो जरा सोचिए उसके मन पर क्या बीत रही होगी। उसका गुस्सा होना भी जायज है माँ। सानिका को दिन भर खिड़की से सब कुछ दिखता है कि कैसे लावण्या बस बाहर घूमती फिरती है और मंजू कपड़े सुखाने से लेकर खाना बनाने तक घर के सारे काम करती है। माची ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन अब उन्हें ऐसे काम करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये कैसी बेटी है लावण्या जो अपनी बूढ़ी माँ से काम करवा रही है। पता नहीं माँ जी को लावण्या की इन्हीं हरकतों पर गुस्सा कैसे नहीं आता। ना जाने उनकी अकल कब ठिकाने पर आएगी। फिर एक रोज जब मंजू की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है तभी, अरे लावण्या बेटा, इस भीषण ठंड के कारण मेरे हाथ पांव और घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, इसलिए आज मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। जा बेटा, आज का खाना तू ही बना दे। अरे ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं कोई काम नहीं करने वाली। अरे आपको पता नहीं है क्या कि कल मैं ये नेल आर्ट करके आई हूँ, और अब अगर मैं घर के सारे काम करते बैठूं तो वापस मुझे इन्हें बनवाना पड़ेगा। ना बाबा ना, आप ही कीजिए सारे काम। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद सारा दर्द ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद सारे काम कर लेना। उतने में वहां पर निक्की आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे वो चीनी के पराठे बना कर दो ना, जैसे मामी बनाती थी। अरे हद है, दिन भर बस इसे ठूसने को ही दे दो। चल जा अपने कमरे में, अभी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बाद में जब माँ खाना बनाएगी तब खा लेना कुछ। लावण्या गुस्सा करके वहां से चली जाती है, जिससे निक्की बहुत उदास हो जाती है। निक्की बेटा, तू परेशान मत हो, नानी है ना, मैं बनाकर दूंगी तुझे चीनी के पराठे।
चल बेटा। सच्ची नानी? हाँ बेटा। ये निक्की बहुत खुश हो जाती है और दर्द में होते हुए भी मंजू को अपनी नातिन के लिए पराठे बनाने ही पड़ते हैं। फिर एक दिन जब सानिका अपने मायके वालों को मिलने जाती है तभी, अरे सानिका, तुम्हें अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए था। ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। अब देखो, मैं भी तो रह रही हूं ना तुम्हारे माँ पापा के साथ, तो तुम्हें क्या होता है उतना सहन करने के लिए। देखिए भाभी, मेरे माँ पापा आपके साथ उस तरह से पेश नहीं आते जैसे मेरी सास और मेरी ननद मेरे साथ पेश आती है। अरे वो दोनों तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगती है, और अगर मैं गलत होती तो मेरा पति मेरा साथ कभी नहीं देता। इसीलिए आप अपना मुंह बंद रखिए और ये मुफ्त का सलाह मत दीजिए। ये सुनकर मालिनी चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब सानिका मंजू की पसंद की सब्जी बनाती है तो वो उसे देने के लिए मंजू के पास आती है। क्यों आई है तू यहाँ पर? मुझे ना तो तेरी शक्ल देखनी है और ना ही तेरे हाथ का खाना खाना है। चली जा यहाँ से। बस माँ जी, मुझे भी आपकी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी लाडली बेटी कैसी है। इसीलिए आप मेरी शक्ल छोड़ दीजिए और चुपचाप ये खाना खा लीजिए। मैं सब जानती हूँ, घर में आपको खुद ही खाना बनाना पड़ता है, कोई भी आपको नहीं पूछता। इसीलिए भूखे रहने से अच्छा यही होगा कि चुपचाप इसे खा लीजिए। आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है मैंने। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मैंने आपको कपड़े सुखाते हुए देख लिया है, और ना जाने आपके बेटी और दामाद के लिए आपको आगे कितने सारे काम करने होंगे, और उन सब के लिए ताकत तो लगेगी ही ना। इसीलिए इसे चुपचाप खा लीजिए। इतना कहकर सानिका डब्बा वहीं पर रख के वापस चली आती है। वैसे उसने बात तो एकदम सही कही है, और डब्बे में से सब्जी की महक भी बहुत अच्छी आ रही है। खा ही लेती हूँ इसे। फिर मंजू बड़े ही चाव से वो रोटी सब्जी खाती है, और उसे खाकर उसकी आंखें भर आती हैं। मेरी बहू के हाथ का खाना इतने दिनों बाद खा रही हूँ, और इसे खाकर तो मेरा पेट ही भर गया। सच में तेरी बहुत याद आती है बहू। तू जैसी भी थी बहुत अच्छी थी। फिर रात में जब अभिनव ऑफिस से घर आता है तभी सानिका उसे सब कुछ बताती है। लेकिन सानिका, तुम्हें वहां पर जाने की क्या जरूरत थी? चुप रहो अभिनव। मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है यार, और वो तो तुम्हारी सगी माँ है। और मैं जानती हूँ कि तुम ये सब गुस्से में बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अंदर ही अंदर हर वक्त तुम्हें भी उनकी बहुत फिक्र रहती है। इस पर अभिनव कुछ भी नहीं बोलता और वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और लावण्या और विक्रम मंजू के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, लेकिन वो अपनी ममता के चलते उन दोनों का सब कुछ सहन करके लेती है। अरे नहीं माँ, निक्की को स्कूल छोड़ने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्कूल वैन आपने ही बंद करवाई है, क्योंकि आपके पास कोई पैसे नहीं थे। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं पता। आज से आप उसे स्कूल में छोड़ने भी जाओगी और लेने भी जाओगी। पर लावण्या बेटा, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकती, और निक्की की स्कूल तो पूरे 20 मिनट की दूरी पर है, तो मैं इतना कैसे चल पाऊंगी बेटा? तू भी थोड़ा सोचना। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती माँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह मैं और विक्रम तो बिल्कुल नहीं उठने वाले। इसीलिए ये काम आपको ही करना होगा। अरे बेटा, तू दामाद जी से कह देना कि वो सुबह जल्दी उठकर निक्की को छोड़कर आए और वापस आकर फिर से सो जाए। नहीं माँ, इससे पेट्रोल खामखा जाया हो जाएगा, और साथ ही विक्रम की नींद भी खराब होगी। पहले ही वो काम करके बहुत थक जाता है, इसीलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। अब मंजू को ना चाहकर भी निक्की को स्कूल छोड़ने और लाने जाना ही पड़ता है, जिस कारण उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। फिर एक दिन जब अभिनव काम से घर लौट रहा होता है, तभी वो देखता है
कि लावण्या मंजू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही है और उसके बाद वह दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब क्या हो रहा है माँ? दीदी ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला? अब क्या बताऊं बेटा, निक्की को स्कूल छोड़ने और लाने रोज मैं ही जाती हूँ, पर आज मैं उसे स्कूल से लाना ही भूल गई। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं सो रही थी और लावण्या और दामाद जी तो बाहर घूमने चले गए थे। क्या? हाँ बेटा, इसीलिए उसने कहा कि अब जब मेरी बेटी बाहर अकेली रही तो आप भी बाहर ही रहो, और इतना कहकर उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मंजू अभिनव को गले लगाकर खूब रोती है। बस माँ बस, अब रोइए मत, आपका बेटा आ गया है। मंजू को रोते हुए देखकर सानिका भी बाहर आ जाती है। फिर अभिनव घर के अंदर जाकर विक्रम और लावण्या को सुनाने लगता है। अरे तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मेरी ही माँ का घर होकर तुम दोनों ने उन्हें ही बाहर निकाल दिया। आवाज नीचे अभिनव, भूलो मत, तुम अपनी दीदी और जीजू से बात कर रहे हो। अरे मर गए आप दोनों मेरे लिए। इतने बेरहम लोगों को क्या दीदी और जीजू बोलूं मैं? लानत है आप दोनों पर। अरे बस करो अभिनव, और तुम क्यों इतना बोल रहे हो? अरे इन्होंने ही तुम्हें घर से बाहर निकाला था और आज भी माँ जी की ही गलती थी। बताइए माँ जी, इसमें आपकी गलती थी या नहीं? नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अरे आज मुझे समझ आया है कि शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही गलत थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने बेटे में और तुम दोनों में फर्क किया। जो अच्छा था उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और जो बुरे थे उन्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा, पर अब और नहीं। अरे तुम्हें क्या लगा, जो माँ प्यार कर सकती है वो कभी नफरत नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती है, और आज से तुम दोनों मर गए मेरे लिए। क्या? हाँ, और अब से अभिनव और सानिका अलग नहीं रहेंगे, वो मेरे साथ ही रहेंगे। और अगर इस घर से कोई निकलेगा तो वो तुम दोनों हो। हर बार मैंने तुम दोनों के प्रति प्यार के खातिर सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। मंजू की यह बातें सुनकर लावण्या और विक्रम हैरान हो जाते हैं, और अंत में मंजू उन्हें घर से बाहर निकालकर अपने बेटे और बहू के साथ खुशी से रहने लगती है।